हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लास्ट चैप्टर कर रहे हैं टर्म 1 के। इसके साथ हम लोगों के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो ह्यूमैनिटीज के ऑलमोस्ट ज्योग्राफी पे मैं काम कर रही हूँ, उसको छोड़कर क्लास 12 के जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है सभी के एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब आप लोगों के जो प्री बोर्ड है अक्टूबर से, मैंने सुना है 21 अक्टूबर के आप लोग जो प्री बोर्ड है उनके लिए आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नवंबर में उसके 1 महीने के बाद फिर से एग्जाम है। तो अब आप लोगों को बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अब जैसे सीबीएसई का एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से एटलीस्ट आपको 8 से 10 पेपर सॉल्व करने हैं, और वो सभी सब्जेक्ट के ह्यूमैनिटीज के अंदर वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि एक बार पेपर देने से पहले अगर आप लोग 8-10 पेपर उस तरह के सॉल्व कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ठीक है इस तरह के एग्जाम आएंगे। और जब आप सच में एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हम तो पेपर केवल एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपको एग्जाम का जो एक प्रेशर होता है, एक डर होता है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब आप इस तरह के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के एमसीक्यूज। तो थोड़ा सा मैं चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, जब एक देश की करेंसी यानी कोई भी डोमेस्टिक करेंसी है उसको जब दूसरे देश की करेंसी पे जिस रेट पे, जिस प्राइस पे एक्सचेंज किया जाता है, मान लेते हैं अभी इंडिया की जो करेंसी है, जब वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के जिस रेट पे एक्सचेंज होती है, यानी कि $1 के लिए हमें कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा जगह है, सिस्टम है, कह सकते हैं कि जहां पे ये सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह की फॉरेन एक्सचेंज रेट है। एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, एक फ्लेक्सिबल जिसे फ्लोटिंग भी कहते हैं, तीसरा मैनेज्ड होता है। देखिए, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, सरकार के कंट्रोल में होता है। और अब जो है ज्यादातर देश में इसको यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, डिमेरिट्स थे। दूसरा होता है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें जो किसी भी चीज की जो प्राइसेस डिटरमाइन की जाएगी उसकी डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेज होंगे, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, किसी भी गुड्स की प्राइस की डिटर्मिनेशन कहाँ पे होती है, जहां पे उस गुड्स की डिमांड और सप्लाई जिसको इक्वेट करती है फ्रीली मार्केट फोर्सेज के बेसिस पे, जहां पे ना तो कोई सरकार का इंटरवेंशन होता है, ना कोई आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेज है उसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। और ज्यादातर देशों में आज के टाइम में फ्लोटिंग या हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही चलता है। तीसरा जो है मैनेज्ड है, जिसे हम लोग डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर कह सकते हैं। कि कुछ लेवल तक तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल की तरह काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज है, लेकिन उसके बाद अगर उसमें ज्यादा ही ज्यादा गिरावट आने लगती है तो सरकार यानी कि आरबीआई क्या करती है, उसमें इंटरवेंट करती है। वो अपने जो भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन मार्केट्स के अंदर से सिक्योरिटी को या रिजर्व्स को बाय एंड सेल करने का काम करती है। तो एक लेवल तक क्या होता है, फ्री होता है, उसके बाद मैनेज हो जाता है, इसीलिए उसको मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम कहा गया है, इसको डर्टी सिस्टम, डर्टी एक्सचेंज रेट भी कहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट। एक्सचेंज रेट वो रेट है जहां पे फॉलोइंग इज एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज किया जाता है, क्या वहां पे गुड्स एक्सचेंज किया जाता है, उस रेट पे सर्विसेज एक्सचेंज की जाते हैं, करेंसीज किया जाती है, सारी चीजें एक्सचेंज किया जाते हैं। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे करेंसी, एक देश की करेंसी है दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हर देश में अलग अलग करेंसीज चलती है। कह रहा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जिसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है। तो पहला है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, दूसरा मार्केट फोर्सेस के द्वारा, तीसरा गवर्नमेंट के द्वारा, और नन ऑफ द अबव। देखिए, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल जो है मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या है, बी। और जो फिक्स है वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन एक्सचेंज रेट इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया, राइज हो गया इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया और डोमेस्टिक करेंसी घट गई। जब भी डोमेस्टिक करेंसी गिर जाएगी, घट जाएगी, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। समझ में, एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। तब 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला कि एक्सपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, दूसरा इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारे लिए महंगा हो जाएगा, ये कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर। तो इसका आंसर है कि जो एक्सपोर्ट बिकम चीपर, क्योंकि जब भी कोई भी डोमेस्टिक करेंसी घटेगी तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता
अब क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल, जब हमारा एक्सचेंज रेट गिर गया इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अब डोमेस्टिक करेंसीज का मतलब बढ़ गया और एक्सचेंज रेट क्या हो गया, घट गया, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो अब यहाँ पे कह रहा है जब एक्सचेंज रेट घट जाएगी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो क्या होगा, क्या डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्या फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, क्या डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, या नो इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक करेंसी। तो जो फोर्थ का आंसर है वो क्या होगा कि डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट। क्योंकि देखिए कि अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू घट गई है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि $1 खरीदने के लिए कम रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे। अब क्या हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होकर 70 से 65 हो गया। पहले हमें $1 के लिए 70 रुपीज पे करने पड़ते थे, लेकिन अब जो है $1 की वैल्यू घटकर 65 हो गया। जब यानी कि अब हमें कम पे करना पड़ेगा, कम रुपीज पे करना पड़ेगा, तो इट मीन्स हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गया, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गया, बढ़ गया इसकी वैल्यू। फिर कह रहा है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दैट मार्केट प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, ध्यान देखना कि यूएस डॉलर में बेसिकली इसको मेजर करते हैं, कह रहे यूएस डॉलर राइज फ्रॉम 60 टू 61। पहले यूएस डॉलर की वैल्यू 60 था, कुछ भी एग्जांपल में आ सकता है, अब उसकी वैल्यू 61 हो गई है। यानी कि पहले हमें $1 देने के लिए 60 रुपीज देने पड़ते थे, अब हमें $1 देने के लिए 61 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। बिल्कुल, जब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा उस चीज को लेने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारे देश की जो करेंसी उसकी वैल्यू घट गई है। ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। यूएस डॉलर एप्रिशिएट हो गया है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। यूएस डॉलर इसका मतलब बढ़ गया है, ओके, अब उसको ज्यादा वैल्यू उसकी हो गई है। तीसरा है ए एंड बी बोथ, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का सी, कि बोथ जो है ए और बी दोनों ही सही है। कि अगर मान लेते हैं पहले हमें $1 के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 61 रुपीज देने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि यूएस हमारे जो रुपीज है उसकी वैल्यू घट गई है, यूएस डॉलर की बढ़ गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अभी हमने क्या देखा था, जो फ्लेक्सिबल होता है वो मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं वो डिसाइड करता है, और वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन कह रहा है कौन सा रेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्या उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल तो वो होता है जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड कहते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट, यस, फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं, फ्लोटिंग नहीं, क्योंकि फिक्स फ्लेक्सिबल का ही दूसरा नाम फ्लोटिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्लेक्सिबल को ही फ्लोटिंग के भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। ये आप देखिए गुड्स की तरह इसको याद कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, गुड्स की प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन, इनवर्स। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और जब कीमत घट जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो हमने डिमांड में प्राइस में कैसा रिलेशन पढ़ा था, इनवर्स, ऑपोजिट, उल्टा। तो वही सेम रिलेशन है यहाँ पे कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव, जैसे अपने सप्लाई और प्राइस में पढ़ा था, तो वहां से आप चीजों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, 7th का जो ऑप्शन है क्या है, इनवर्स। ऑपोजिट भी हो सकता है इनवर्स, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यार इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहाँ पर होता है, जब सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा होता है डिमांड के कंपेटिवली, या डिमांड ज्यादा है सप्लाई के कंपेटिवली, या दोनों ही इक्वल है, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पर होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते, इक्वेट करते, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। कह रहा है कि डैश रेफर टू अ सिस्टम, कौन सा वो सिस्टम है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। कह रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है जहां पे प्राइस जो एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है, बट सेंट्रल बैंक जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है अपने इंटरवेंशन के द्वारा, उस पर हस्तक्षेप करके। तो अभी मैंने बताया जो फिक्स्ड होता है वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल ही नहीं है। फ्लेक्सिबल जो है वो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है कि स्टार्टिंग में तो वो फ्लेक्सिबल की तरह है कि डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस है वो उसको डिसाइड करेंगे, बट सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस उसमें आ जाएगा, इंटरवेंशन आ जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, 9th का बी हुआ। क्योंकि ये आपको याद रखना है कि जो फिक्स्ड है वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है, फ्लेक्सिबल है पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पे डिसाइड करती है, बट जो मैनेज्ड होता है
वो क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो नोन एज, ये आपको याद रखना है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से। तो ये आप याद रखना ना कि जो आपका फिक्स्ड होता है उसे पेग्ड एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं, जो आपका मैनेज्ड होता है वो आपको डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हर जो तीन तरह के हमने पढ़े तीनों के एक एक और नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको क्या करना है कि तीनों एक्सचेंज रेट का एक तरह से ग्राफ मतलब बना सकते हो, तीनों नाम देना, उसके अल्टरनेट नाम, और कौन डिसाइड करता है, फिक्स्ड को सरकार के द्वारा, दूसरा डिमांड सप्लाई के द्वारा, तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से छोटा सा नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं कि वही तीन चार चीजों पे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे जाएंगे। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से कुछ भी पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि अब एक चीज और आती है कि डिवैल्यूशन रिवैल्यूशन, ये हमें सब बहुत अच्छे समझना है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बहुत अच्छे समझना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अभी हमने क्या करा, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिलहाल अभी हम दोनों को समझते हैं। फिक्स्ड में जो होता है सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई वो डिसाइड करते हैं। अगर ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट जब जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी को गिरा देती है, अभी मैं बताऊंगी सरकार ऐसा क्यों करती है और कई बार सरकार ने ऐसा किया भी है। जब गवर्नमेंट इंटेंशन यानी कि जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरा देती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिवैल्यूशन, यानी कि घटाए। लेकिन अगर वही हमारे करेंसी की वैल्यू घट जाती है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के कारण सरकार का कोई इंटरवेंट नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तब भी अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, डिवैल्यूशन मतलब भी घटना होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब भी घटना होता है। बट डिवैल्यूशन कौन करता है, सरकार के द्वारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। लेकिन जो डेप्रिसिएशन होता है वो कौन करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूशन में डिफरेंस याद रखना। डेप्रिसिएशन जो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है, डिवैल्यू सरकार के द्वारा गिराई जाती है। अब एप्रिसिएशन और रिवैल्यूशन कर लेते हैं। वही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जब जानबूझकर करेंसी की वैल्यू बढ़ाई जाती है उसको रिवैल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब मार्केट फोर्सेस के द्वारा, समझ में आया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के में जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है फ्लेक्सिबल में, डिवैल्यूशन फिक्स्ड में, एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल में, और रिवैल्यूशन फिक्स्ड में। ये चार चीजें आपको याद रखना है। जब सरकार के द्वारा होता है तो क्या होता है, डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन। जो फ्लेक्सिबल रेट के अंदर होता है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ये चार चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी, अभी मैंने बताया डिवैल्यूशन रिवैल्यूशन सरकार के द्वारा। अब देखते हैं क्या हमें ऑप्शन दे रखा है। डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी मीन्स कि रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द मार्केट फोर्सेस। नहीं, मार्केट फोर्सेस होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, यस, जो गवर्नमेंट के द्वारा रिडक्शन होती है डोमेस्टिक करेंसी में किया जाता है, हम उसको डिवैल्यूशन कहते हैं। सी दे रखा है ए और बी, कभी भी नहीं हो सकता, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो 11वें का जो सही आंसर है वो बी है कि रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जब रिडक्शन डोमेस्टिक करेंसी में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूशन। अब मैंने कहा कि सरकार ऐसा क्यों करती है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पे पहले हमारे देश में फूड ग्रेन की बड़ी समस्या थी, उसके बाद ग्रीन रेगुलेशन लेकर आए थे हमारे देश में, और जिसके कारण हमारी जो खाद्यान्न की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व हो गई, और इतने बड़े लेवल पे हमारी प्रोडक्शन होने लगी कि हम अपनी जरूरतें पूरा करने के साथ साथ दूसरों को बेचने लगे। एक बार क्या हुआ, हमारे देश में बहुत ज्यादा जो गेहूं है, वीट की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब अपनी करेंसी को जानबूझकर गिरा दिया ताकि हमारी चीजें जो है दूसरों को, विदेशों को सस्ता लगे और वो ज्यादा हमारे सामानों को खरीद ले। तो इसलिए जानबूझ के भी सरकार के द्वारा कभी कभी करेंसी को गिराया जाता है ताकि हमारे सामान की डिमांड बढ़ जाए और हमारे पास जो स्टोर क्या हुआ उस सामान को बेचने में हम सफल हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिसाइड करता है, क्या सेंट्रल बैंक करती है, बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस और डिमांड सप्लाई के अंडर फ्लोटिंग सिस्टम में जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, वो इंडिपेंडेंटली है पूरी तरह से अपने की प्राइस डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम
इफ रुपीज इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड फास्ट, अगर रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, बहुत तेजी से गिर रहा है, तब आरबीआई क्या करेगी? क्या वो सेल करेगी डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे तो मैनेज्ड है, ठीक है। क्या परचेज करेगी डॉलर को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्या प्रिंट करेगी करेंसी को, ये नन ऑफ दीज। तो यह याद रखना है आपको इसके अंदर कि सरकार क्या करेगी, करेंसी सेल करेगी डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपने रुपीज को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो हमारे रुपीज है बहुत फास्टली डिप्रिशिएट हो रहा है, घट रही है उसकी वैल्यू, तो ऐसे में अपने रुपीज को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर को फॉरेन मार्केट में सेल करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द 74 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय $1, ध्यान से देखना कि इफ 74 रुपीज हमें चाहिए $1 को बाय करने के लिए, इंस्टेड ऑफ 70 अर्लियर, पहले हमको $1 के लिए मात्र 70 रुपीज देने पड़ते थे, बट अब हमें वही $1 देने के लिए 74 रुपीज देना पड़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारे जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, घट रही है। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल सही। फॉरेन करेंसी एप्रिशिएटेड, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बोथ ए एंड बी दोनों सही है। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट, डोमेस्टिक करेंसी कैसी एप्रिशिएट होगी, पहले आपको 70 रुपीज देने पड़ते थे $1 लेने के लिए, हमको 74 रुपीज देने पड़ रहे। जब हमें ज्यादा देने पड़ेंगे तो भैया हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी ना। तो 14वें का जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या रहता है, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, जो प्राइस है एक करेंसी को जिसमें दूसरी करेंसी में चेंज किया जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, करंट रेट बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि प्राइस ऑफ वन करेंसी टर्म ऑफ अदर्स को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। भैया जिस रेट पर एक देशी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ध्यान से समझो, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेशन टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन, ध्यान से, ड्यू टू फ्लक्चुएशन है इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हमारे वैल्यू जो करेंसी की वो इंक्रीज हो गई है। मैंने क्या बताया था, अगर हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट में इंक्रीज होते हैं उससे रिवैल्यूएशन बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग रेट के अंदर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी इंक्रीज हुई है वो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 का आंसर एप्रिसिएशन। जब भी जो तुम्हारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिसिएशन। सरकार के द्वारा फिक्स एक्सचेंज बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ध्यान से आपको देखना है। 17 कह रहा है कि डेप्रिशिएशन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कॉज्ड बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कि डेप्रिशिएशन जो होती है डोमेस्टिक करेंसी में वो फ्लक्चुएशन, डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन कारण होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिवैल्यूएशन इज द डोमेस्टिक करेंसी डन बाय इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट, ये भी ठीक है कि डिवैल्यूएशन जो होते हैं डोमेस्टिक करेंसी में सरकार जानबूझकर करती है। अभी हमने पता है कि डेप्रिशिएशन मार्केट फोर्सेस, डिवैल्यूएशन सरकार के द्वारा। एप्रिसिएशन इज डन बाय इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट, नो, एप्रिसिएशन सरकार के द्वारा करेंसी बढ़ाई जाती है उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन तो वही डिमांड सप्लाई जो फोर्सेस है वो करती है। तो इसमें ए और बी जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपने देखा कि इसी के ऊपर कितने बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिवैल्यूएशन टेक प्लेस अंडर विच सिस्टम, जो रिवैल्यूएशन है वो किस सिस्टम के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल के अंदर, फिक्स्ड के अंदर, मैनेज्ड के अंदर। अभी हमने देखा जो रिवैल्यूएशन है और डिवैल्यूएशन है किस में होता था, फिक्स्ड में होता था। तो यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन पूछा है, 18 का आंसर तो क्या होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। कई लोगों को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भैया एक मार्केट होगा, जैसे आप लोगों के ज्वेलरी मार्केट है या कमला नगर मार्केट है जहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर होते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसा कोई जगह नहीं है, मार्केट का एक सिस्टम है। याद रखना, बच्चे इसमें प्लेस करके आते हैं या दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19 का वो क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक सिस्टम है, जिस उस सिस्टम के द्वारा अपने जो भी सिक्योरिटीज होती है, फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं, उसको बाय और सेल किया जाता है। आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, पता होगा। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकली एरिया नहीं है जहाँ पे आपको जाकर ही करना है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायर्स एंड सेलर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में इसमें से कौन कौन से बायर और सेलर्स होते हैं। इंडिविजुअल एंड फर्म्स हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो सकते हैं, कमर्शियल, सेंट्रल बैंक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही लोग इसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, खरीदते और बेचते हैं।
कह रहा है कि फिक्स एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ, जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है किस टर्म में, करेंसी के टर्म में, गोल्ड रिजर्व टर्म में, फिक्स एसेट्स के टर्म में। इसका आंसर है गोल्ड एंड गोल्ड रिजर्व। 21 का आंसर है बी। कह रहा है कि डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड, ये जो डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम उसको और किस नाम से जाना जाता है, मैनेज्ड, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर है 22 का ए, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें सरकार कई बार क्या करे, दूसरे देश की करेंसी को गिराने के लिए भी यूज करते, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम कहा गया है कि दूसरे देश की करेंसी को बढ़ाने घटाने के भी सरकार के हाथों में आता है। कई बार एक देश की सरकार दूसरी सरकार के साथ इस तरह के काम को भी करती है। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड रेट एंड फ्लेक्सिबल रेट। इसमें से कह रहा है कौन सा है जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, क्या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वेरिएबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग। इसका आंसर है मैनेज फ्लोटिंग। कि मैनेज के अंदर अभी आपने देखा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैनेज क्या आता है, कुछ लेवल तक तो वो फ्रीली होता है जिस क्योंकि फ्लोटिंग की उसमें क्वालिटी है। उसके बाद आरबीआई का इंटरवेंशन आता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके अंदर आता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये भी मैंने बताया कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कंट्री यूजेस अगेंस्ट अदर कंट्री फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए इसको यूज करती है दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, गवर्नमेंट को होल्ड रिजर्व करना पड़ता है इसीलिए डर्टी कहा गया है। दोनों ही रीजन है या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जो होल्ड जो ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो वो तो फिक्स्ड के अंदर होता है। तो यहाँ पे वही इसलिए डर्टी बोलते हैं कि कंट्री यूज इट अगेंस्ट अदर कंट्री फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे कंट्री को अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज हम दूसरे के नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं तो उसको डर्टी ही कहा जाएगा। अब हम एसर्शन और रीजन करते हैं। तो मैं देखा आपने कि पूरा जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, तीन तरह के जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डिमांड, सप्लाई, इन्हीं सब पे पूरा चैप्टर आपका घूम रहा था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी में बेस्ड थे। अब हम एसर्शन और रीजनिंग पे फटाफट से आए थे। कह रहा है कि अंडर द फिक्स्ड रेट सिस्टम, फिक्स्ड रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट इज इंडिपेंडेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फिक्स रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है इंडिपेंडेंट है डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा कह रहा है कि अंडर फिक्स रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। इसमें सरकार के द्वारा क्या होता है, डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, फिक्स रेट में जो एक्सचेंज रेट है इंडिपेंडेंट है डिमांड सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। अंडर फिक्स रेट से जो ऑफिशियली डिक्लेयर सरकार के द्वारा किया था ये भी सही है। तो जो 25th है उसमें जो एसर्शन और रीजन तो दोनों सही है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। पहला है कि बोथ एसर्शन और रीजन आर ट्रू, यहाँ तक तो ठीक है। रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। बोथ एसर्शन और रीजन ट्रू, यहाँ तक ये भी ठीक है, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी, कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। 26 में हम आ जाते हैं। कह रहा है कि द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ध्यान से देखना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लीड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के कारण इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स फॉर परचेजिंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स कॉज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी कोई फॉरेनर परचेज करेंगे फाइनेंशियल एसेट, इसके कारण क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। तो अब स्टेटमेंट जो है आपकी दोनों सही है, और साथ ही साथ जो एसर्शन बोला गया उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि उसने क्या बोला कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज जो होती है जिससे फॉरेन हमारे पास इनफ्लो आता है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करा है कि कैसे आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए, कि बोथ एसर्शन और रीजन आर ट्रू और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। एंड सेकंड दे रखा है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो 27 जो है वो भी बिल्कुल सही है, दोनों कर। और बोला उसमें ऊपर बोला है कि भैया इसमें क्या है कि एक बढ़ेगी तो दूसरा घट जाएगा, और दूसरा क्या है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो जो ऊपर के स्टेटमेंट को नीचे एक्सप्लेन भी तो कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा फिर से आपका 27 का हो जाएगा कि बोथ एसर्शन और रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट है 28th, कह रहा है कि इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाती है
मेक इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिवली चीपर फॉर फॉरनर्स, फॉरनर्स के लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है assertion। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, सप्लाई और उसमें इनवर्स रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन। जो आपका रीजन है वो इनकरेक्ट बोल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, assertion तो आपका ट्रू है बट रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। देखते हैं कौन सा ये ऑप्शन 28 का जो है वो सी जाता है कि assertion ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो assertion रीजन में हमने देखा कि सिंपली अगर आपको स्टेटमेंट पता है, आपको चैप्टर क्लियर है, तो assertion और रीजन में भी किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें डे टू डे के काम होते हैं, डेली मार्केट जो होता है उसे कौन सा मार्केट कहते हैं, क्या स्पॉट मार्केट, यस उसको ऑन द स्पॉट जैसे बोलते हैं ना कि अभी के अभी, फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर के लिए, डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। तो टाइप ऑफ मार्केट भी आपको देखना। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फ्यूचर डिलीवरी की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन द गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो खत्म कर दिया गया था इस चीज को, जिसका आंसर है 1920s के, इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखा हमने 31 क्वेश्चन किए जिसमें हमने assertion और रीजन भी सॉल्व किया है, सारे जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने इसको कवर किया है। एक टॉपिक हेजिंग रह गया है, वो मैंने इसमें क्वेश्चन में नहीं, तो मैं आपको हेजिंग समझाई तो क्या होता है। देखिए आपको पता है फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें नहीं पता होता फ्यूचर जो है वो हमें लगता है कि बढ़ भी सकती है और इक्वली घटने की भी चांसेस लगती है, यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं। तो ऐसे में जो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने फंड को सेफ जोन में रखने के लिए हेजिंग कर लेते हैं, यानी कि बढ़ेगी भी तो भी उनको नुकसान नहीं होगा, घटेगी तो भी नुकसान नहीं होगा। तो क्या करते हैं, सेम जो क्वांटिटी होती है वो बाय भी कर लेते हैं फ्यूचर पे और उसको सेल भी कर देते हैं, ताकि इंक्रीज या डिक्रीज होने पे वो लॉस उनको ना हो जाए, अपने को सेव रखने के लिए हेजिंग का काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग चाहेंगे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दिया है, उसी तरह से अगर आप लोग चाहेंगे इस चैप्टर की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो वो भी आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग जैसा कहेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था एक्सप्लेन कर मत कीजिए, तो मैंने मना कर दिया। अगर आप लोग चाहेंगे कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझाए और फिर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करें, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा, बट आप लोग मुझे इसके लिए कमेंट करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपको पूरे चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।